तो देखिए पल पल की अपडेट एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। रुझान लगातार आ रहे हैं और अलग अलग राउंड की गिनती भी लगातार जारी है। तो दोपहर तक तस्वीर साफ होगी कि आखिर मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं, कौन इसमें जीतता है। तो बुधनी उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दूसरे राउंड के बाद बुधनी में कांग्रेस 1000 वोट से आगे निकल गई है। 1000 वोट से कांग्रेस के राजकुमार पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं, तो वही बीजेपी के रमाकांत भार्गव पीछे हो गए हैं। तो वही श्योपुर की विजयपुर सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भी उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं और तीसरे राउंड में लगातार बीजेपी के रामनिवास रावत बढ़त बनाए हुए हैं। तो बीजेपी देखिए 1777 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है और रायपुर दक्षिण से बीजेपी के सुनील सोनी ने बढ़त बनाई हुई है। तो देखिए मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर चौंकाने वाले रुझान फिलहाल आ रहे हैं। हालांकि देखिए 13 राउंड में यहां पर गिनती होनी है। विजयपुर की बात की जाए तो 3 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसके बाद यहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। और रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो रायपुर दक्षिण में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, साथ ही साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। और मैं ब्रेक के पहले बात कर रही थी योगेश जी से। योगेश जी, आपने जवाब दे दिया रोशनी जी को कि क्या क्या विकास के काम आप लोगों ने किए हैं। रोशनी जी भी उस पर जवाब देना चाह रही थी। रोशनी जी जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो अगर मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती, अगर आर्थिक तंत्र से मजबूती लोगों को मिली होती, तो यहाँ के युवा जो है धरना नहीं देते, बेरोजगारी का ये आलम नजर नहीं आता। जो रोजगार की मांग करते हैं और धरने पर बैठते हैं तो उन पर लाठी डंडे चलाए जाते हैं। आज अगर मैं उद्योग की बात करूं तो इसी मध्य प्रदेश में लघु उद्योग और ये कितने लगाए हैं। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में कितने सारे इन्वेस्टर समिट करवाते हैं। शिवराज जी के समय पे भी जो है बहुत बड़ा फंड लगा करके जो है खूब सारे इन्वेस्टर समिट करवाए गए। जरा उसका आंकड़ा ये मुझे बिल्कुल आंकड़ा ये मुझे दे दें और उसको बिल्कुल सामने रखें इसी चैनल पे कि कितने लोगों को इन्होंने उससे नौकरियां दिलवाई हैं। अभी मोहन जी विदेश गए थे, मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं, तो आपको भी पता है कि वहां पे मध्यम और बड़े उद्योग की ही बात की जाएगी। तो क्या उस आप ऐसा करोड़ों की सौगात और हेडलाइन भी बनती है कि इतना जो है इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, हजार हजार करोड़ों की सौगात लेकर आया है, और वो केवल हेडलाइन दिखती है रितु जी। और हेडलाइन में कब जो है बातों में खत्म भी हो जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट दिखना चाहिए वो आज तक नहीं दिखता। अगर इतने ही मध्य प्रदेश में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, वो घूम रहे हैं और सबसे ज्यादा युवा आबादी का ये देश है, उसमें कितने बेरोजगार, जहां भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करते हैं इनके प्रधान सेवक से लेके, और किसान की आय दोगुनी करने की बात। तो अभी बताइए, ये मध्य प्रदेश जो है सोया प्रदेश कहा जाता है, या सोयाबीन की बहुत अच्छी फसल होती है। इन्होंने जो 6000 समर्थन मूल्य का वादा किया था, आज कितने खरीदी केंद्र, ये मुझे बिल्कुल लिस्टवर और आंकड़े के साथ बता दें कि कितनी जगह इन्होंने खरीदी केंद्र सरकारी जो है उसका शुभारंभ करवा दिया है, कितने जिलों पे इन्होंने मूंगफली में एमएसपी में जोड़ने के बाद आप देखिए कि कितने इन्होंने उसको बिल्कुल उड़ाई दिया है, नकार दिया है कि मूंगफली की बात भी करी है हमने एमएसपी में जोड़ करके और उसके जो है खरीदी केंद्र बताने की। तो देखिए यथार्थ में जाने की जरूरत है, बातों में और आंकड़ों में तो ये हमेशा जो है झूठ आंकड़े पेश करते हैं। जरा महिला अत्याचार का भी आंकड़ा पेश कर दें, एनसीआरबी के आंकड़े तो हैं कि चलिए हर रोशनी 3 जी, आप घंटों में कई 20 आंकड़े मांग रही हैं बेटियों की जो योगेश है जी से, हम लगातार। भी आंकड़े जानेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि चैनल पर योगेश जी बताएं कि भाई क्या क्या आंकड़े हैं, लेकिन उसके पहले हमारी सहयोगी अमृतांशी के पास हम चलते हैं। अमृतांशी, मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है और बुधनी में जैसा सोचा जा रहा था बिल्कुल उसके उलट चौंकाने वाले रुझान। और वहीं आप जरा देखिए विजयपुर की बात की जाए तो रामनिवास रावत, जो कि पहले कांग्रेस का चेहरा जरूर थे, लेकिन अब बीजेपी के चेहरे पर भी बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए स्थिति पलटते वक्त नहीं लगता और शायद यही जो है हम कह सकते हैं शुरुआती जो रुझान है चुनाव के, इनसे पता लगता है। फिलहाल हम
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। वो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो तैयारियां कर ली गई, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बीजेपी जीतती है उसके बाद एक जश्न जो है वो प्रदेश कार्यालय में होता है। यहाँ पर जो बीजेपी के हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं वो भी इकट्ठे होने के लिए शुरू हो गए। यहाँ पर एक स्टेज लगाया गया है। संभवतः अगर बीजेपी जो है वो जीतती है तो यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सभी पहुंचेंगे। लेकिन अब दोनों जो सीट है उनकी स्थिति मैं आपको बता देती हूँ किस तरह की है। जो रामनिवास रावत हैं, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिलहाल मौजूदा समय में बीजेपी में मंत्री हैं, उन्होंने जो है अपना पूरा दमखम लगाया और वो चुनाव लड़े और फिलहाल अभी वो 7,000 वोट से अपनी विजयपुर सीट पर आगे चल रहे हैं। शुरुआती जो बैलेट पेपर थे उसमें ज़रूर जो है वो थोड़ा आगे पीछे चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बाद रामनिवास रावत अब यहाँ पर लीड बनाते हुए 7,000 वोटों से नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास बुधनी में अच्छी खासी लीड जो है वो दूसरे राउंड तक थी, यानी कि जो राजकुमार पटेल थे उनके पास 6,000 वोट की लीड थी। लेकिन जैसे ही तीसरे राउंड का जो मतगणना शुरू हुई है, इसमें कांग्रेस की लीड 6,000 से घटकर 1,000 पर आ गई है, यानी कि जो एक अच्छी लीड लेकर राजकुमार पटेल चल रहे थे वो लीड घट गई है और अब जो है वो रमाकांत भार्गव के जो वोट मतगणना है वो बनने शुरू हो गए हैं। यानी कि जो लीड से जो है वो ज़रूर एक कांग्रेस में उत्साह ज़रूर आया होगा कि 6,000 की लीड है, एक अच्छी खासी लीड चल रही थी, लेकिन वो लीड अचानक जो है 1,000 पर आकर गिर गई, जो कि बता रहा है कि अब जैसे धीरे धीरे रुझान शुरू में कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे थे वो थोड़े से जरूर कम होते जा रहे हैं और ऐसे में अब जो है वो तीसरे राउंड की मतगणना शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले बुधनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि बुधनी में 13 राउंड होने वाले हैं जो काउंटिंग के हैं और अभी तीसरा राउंड चल रहा है और शुरुआती रुझानों में अभी 5वें या 6वें राउंड तक विजयपुर में भी पहुंच चुकी है मतगणना और वहां पर रामनिवास रावत आगे नजर आ रहे हैं। हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि फिलहाल कौन जीत की ओर है, लेकिन जो शुरुआती रुझान बैलेट पेपर से मतगणना जो है वो हम कह सकते हैं ईवीएम से अचानक से बदलते हुए नजर आए हैं। इससे ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि शुरुआती जो वोट्स थे जो बुधनी विधानसभा में जो चल रही थी काउंटिंग, जाहिर तौर पर हो सकता है कि पहले बगतरा तरफ के जो तमाम हम कह सकते हैं ईवीएम्स हैं वो खुले हों, क्योंकि बगतरा जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर राजकुमार पटेल का जो है हम कह सकते हैं अच्छा दबदबा है, क्योंकि वो उनका खुद का गृह क्षेत्र है, तो हो सकता है कि वहां से उनको लीड मिली हो। लेकिन जैसे जैसे रमाकांत भार्गव जो है उनको लीड अब शायद मिल सके, जैसे जैसे नई ईवीएम या मतपेटियां खुलने जा रही है, तो देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंट तो सभी। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर देखिए अभी वी डी शर्मा और जो तमाम नेता हैं वो बीजेपी के वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे और वो यहाँ पर बैठकर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से जो है वो अभी काउंटिंग चल रही है, कौन कहां से कितना आगे है। क्योंकि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि आज मध्य प्रदेश में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, भले ही वो बहुत 2 अलग क्षेत्रों की सीट हो, चाहे एक मध्य भारत की हो, मध्य क्षेत्र की हो और दूसरी ग्वालियर चंबल तरफ की आती हो, लेकिन बीजेपी का एक एक नेता, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, चाहे हम वरिष्ठ नेताओं की बात करें, हम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, एक एक नेता दमखम के साथ चुनाव में लगा हुआ था। क्योंकि बीजेपी के कई नेता यहाँ पर लगातार अलग अलग जगहों पर प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, तो ये बीजेपी इसको लेकर जो है काफी आश्वस्त है कि बीजेपी को एक अच्छी लीड मिल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर अभी कांग्रेस में भी जो है हमने देखा भी कि उपचुनाव की बात की जाए तो बीजेपी की हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में उतरे थे, पूरी ताकत झोंकी थी और ये बताता है कि बुधनी और विजयपुर सीट जो है जीतना दोनों ही पार्टियों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दोबारा आपके पास लौटूंगी, योगेश जी का रुख करना चाहूंगी। योगेश जी, अब मुस्कुरा रहे थे आप, आंकड़े आप बताना चाह रहे थे, रोशनी जी ने आपसे आंकड़े पूछे थे, जरा बताइए आंकड़े आप। नहीं, आंकड़े बताने के पहले मैं आपके रिपोर्टिंग के माध्यम से जो बात जानकारी में आई है, जैसा कि मेरा दावा था कि बुधनी उपचुनाव भी हम जीतेंगे, उस दावे की ये शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रकार से लीड कम हुई है, 1,000 के अंतर पर आ गए हैं राजकुमार पटेल, मैं समझता हूं धीरे धीरे ये 10,000 से पीछे जाएंगी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने बूथ पर लड़ और बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का स्वाभिमान, हमारा जो बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति है वही हमारे संगठन को गढ़ने का काम करता है। संगठन महापर्व के पश्चात सर्वप्रथम काम हमारे यशस्वी अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने बूथ कमेटियों के गठन को लेकर जो किया और उसकी प्रशंसा हमें जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मिली है वो प्रमुख समाचार पत्रों में आज छपी भी।
तो निश्चित रूप से हमारे संगठन का कार्यकर्ता हमें गौरवान्वित करता है, इसके लिए उनका आभार है। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक की सारी नीतियों के आधार पर हम जनाधार को प्राप्त करते हैं। और शिवराज जी के कार्यकाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसके आंकड़े रोशनी जी ने मांगे हैं, तो धैर्य पूर्वक सुनिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता चैनलों पर बैठते हैं वो तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में बैठते हैं, बिना पढ़े लिखे आते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मैं आंकड़ों के माध्यम से कुछ रोशनी जरूर डालना चाहूंगा रोशनी जी के लिए। शिवराज जी के 18 साल के कार्यकाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई अक्टूबर 2007 में, पहली समिट हुई, 102 एमओयू साइन हुए, 17,311.19 करोड़ रुपए का निवेश आया और 49,750 युवाओं को रोजगार मिला। दूसरी समिट हुई अक्टूबर 2010 में, 109 एमओयू साइन हुए, 26,879.23 करोड़ रुपए का निवेश आया, 25,000 युवाओं को रोजगार मिला। तीसरी समिट हुई अक्टूबर 2012 में, 425 एमओयू साइन हुए, 26,054.85 करोड़ रुपए का निवेश आया और 31,530 युवाओं को रोजगार मिले। अक्टूबर 2014 में चौथी इन्वेस्टर समिट हुई, जिसमें 3160 एमओयू साइन हुए, 49,272.5 करोड़ का निवेश आया, 38,750 युवाओं को रोजगार मिला। अक्टूबर 2016 में पांचवी समिट हुई, जिसमें 2635 एमओयू साइन हुए, 32,597.66 करोड़ रुपए का निवेश आया। योगेश जी, जिस तरीके से आप आंकड़े बता रहे हैं, यानी कि पूरा होमवर्क कर कर आए हैं आप। रोशनी जी भी मुस्कुरा रही है। देखिए रोशनी जी, आंकड़े पूछे थे आपने, बकायदा लिख कर लेकर आए हैं, साथ में कागज भी है उनके और बकायदा एक एक आंकड़े वो बता रहे हैं। रोशनी जी, सरकार के आंकड़े भी सामने रख देते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि इसमें कितना भ्रष्टाचार किया है, और मैं इनको एक आंकड़ा मैं दे देती हूँ और चैलेंज के साथ दे देती हूँ आपके। योगेश जी, रोशनी जी चैलेंज दे रही, जरा सुन लीजिए, फिर आपके पास आती हूँ मैं आंकड़े बता देती हूँ। एक निवाड़ी जिला है जिनमें इन्होंने 90%, इनकी जो नल जल योजना की स्कीम है, इन्होंने कहा कि 90% और सारे इनके जो है आंकड़े में बिल्कुल फुलफिल हो जाती है कि वहां किसी भी जो है खिरक में या किसी गांव में जो है नल जल योजना से अछूता गांव नहीं रह गया है। और वहां के कलेक्टर को इन्होंने पुरस्कृत किया था, निवाड़ी जिले को पुरस्कृत किया था। तो आज हकीकत में जाके आज वहां 50% गांव तक भी इनकी नल जल योजना नहीं पहुंची है, और जहां जहां पहुंची है वहां लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इनके आंकड़ों में तो ये कितना भी आंकड़ा बता दे, मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार का आंकड़ा बता दे, एनसीआरबी के आंकड़े को ये झुटला देंगे क्या कि हर दिन जो है 20 बेटियों से जो है 20 बेटियों के लगभग करीब जो है हर बेटी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, हर 3 घंटे में एक बेटी के साथ घटना घटती है। दलित अत्याचार में ये मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है, उसके आंकड़ों को ये झुटला देंगे। जरा इन आंकड़ों पर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल देंगे। ये जो लिख के इनकी डायरी में जो आंकड़े लिखे हुए हैं, अगर हर साल मध्य प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, तो मुझे लगता है कि वो फिर 1 से 2 करोड़ का आंकड़ा होना चाहिए था, जब से 20-25 साल लगभग इनकी सरकार को होने वाला है। तो ये इस तरीके के झूठे आंकड़े, अब मैं बुंदेलखंड का इतिहास आपको दिखा देती हूँ। आप ये जो इंटीग्रेशन डेवलपमेंट पे इन्होंने आज तक बात नहीं करी होगी। बुंदेलखंड बड़े बड़े आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, आप इतिहास मैं आपसे जानूंगी, आगे भी मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। अमृता जी, चूंकि आप मौके पर मौजूद है और आप हमें तस्वीरें भी दिखा रही थी कि तैयारी है, आश्वस्त बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। और वाकई देखिए, बुधनी की अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो कि बड़ा चेहरा है, बीजेपी की कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। वही विजयपुर की बात की जाए तो रामनिवास रावत के लिए जीतना इसलिए भी जरूरी है कि मंत्री पद बचाना है। अब यहाँ पर जहां मौजूद है आप, वहां पर कुछ तैयारियां अगर चल रही हो तो जानकारी देने के साथ साथ वो तस्वीरें भी दिखाते चलिएगा अमृता जी। बिल्कुल, देखिए आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ ऋतु, जो मैं पहले भी दिखा रही थी, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने जैसा कि कहा,
बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के लिए ये साख का चुनाव है। साख का चुनाव इसलिए भी क्योंकि रामनिवास रावत को अपना मंत्री पद जो है वो बचाना है, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तभी वो मंत्री बने रहेंगे। उसके बाद जिस तरह की स्थिति बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिली लोकसभा चुनाव के बाद, कि कांग्रेस को एक बहुत बुरी हार देखने को मिली, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दीनदयाल उपाध्याय और अन्य प्रतिमाओं को सजाया भी जा रहा है, और शायद अब इससे कुछ देर बाद यहाँ पर नेताओं का पहुंचना शुरू भी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार उस सीट पर प्रचार कर रहे थे, बुधनी में लगातार वो उतरे हुए थे, उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान खुद प्रचार कर रहे थे रमाकांत भार्गव के लिए। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो बीजेपी जो है वो विजयपुर सीट पर भी लगातार एक्टिव थी। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और तमाम जो नेता हैं, बीजेपी क्योंकि इंटरनली बहुत मैनेजमेंट के साथ काम करती है, सभी की ड्यूटी वहाँ पर काफ़ी पहले से लगा दी गई थी। एक जल्दी से अपडेट आपको दे देती हूँ कि बुधनी जो विधानसभा है उसमें दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई है, और दूसरे राउंड की गिनती में कांग्रेस की बढ़त कम हो गई है। बीजेपी के रमाकांत भार्गव को 16,131 वोट मिले हैं, राजकुमार पटेल को 17,084 वोट मिले हैं, और कांग्रेस की लीड 6,000 से घटकर सिर्फ 953 रह गई है। तो जो लीड एक जो शुरू में देखने को हमें मिल रही थी, वो अचानक से पहले राउंड में 6,000 की थी, दूसरे राउंड तक आते आते वो मात्र 900 वोट पर रह गई है। तो शायद ये कांग्रेस की चिंता थोड़ी सी जरूर बढ़ा दे। इसके साथ ही साथ मैं आपको जो विजयपुर की सीट का भी बता रही थी, तो विजयपुर में भी देखिए एक अच्छी खासी लीड के साथ रामनिवास रावत आगे चल रहे हैं, क्योंकि 6वें राउंड की वहाँ गिनती चल रही है, और उसमें जो है वो रामनिवास रावत अभी आपको हम बता दें तो करीबन 1,777 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी कि जो शुरू में उनको भी लीड जो है वो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी लीड थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक हम कह सकते हैं बीजेपी दावा करती है, हालांकि अभी कुछ भी कहना गलत होगा कि किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, लेकिन रुझान शुरुआती जरूर कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे जो है वो न्यूट्रल होते जा रहे हैं। वो हल्के हल्के बीजेपी के पक्ष में भी आ सकते हैं या फिर कांग्रेस के पक्ष में बने रह सकते हैं। अभी हमने आपको बीजेपी की तस्वीर दिखाई कि यहाँ पर जो है वो चेयर्स लग गई हैं, एक स्टेज लगा दिया गया है, पीछे जो है वो माल्यार्पण की तैयारियां चल रही हैं तमाम, जो हम कह सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय और अन्य प्रतिमाएं हैं उन पर। तो देखिए अभी क्योंकि रुझान है और बुधनी में 13 राउंड है, बाकी 17 राउंड विजयपुर में है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा रुझान आते आते या फिर स्थिति क्लियर होते होते। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक हम कह सकते हैं कि जो बुधनी में एक कांग्रेस को अच्छी खासी लीड मिल रही थी वो अब थोड़ी कम है। अब तीसरे राउंड में ये लीड बढ़ती है या घटती है यह भी देखना जरूरी होगा, लेकिन ये साख का चुनाव है। बड़े नेताओं ने जो प्रचार किया है उनकी साख का भी चुनाव है, क्योंकि कई स्टार प्रचारक बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से बनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बुधनी में मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर सब विजयपुर में मौजूद थे। कांग्रेस से भी जीतू पटवारी ने लगातार देखिए विजयपुर में रहकर प्रचार किया, वो लगातार बुधनी विजयपुर सभी जगह पर पहुंचे थे। उनके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो तमाम नेता हैं और कांग्रेस के, हालांकि दिग्विजय सिंह भी लगातार प्रचार कर रहे थे, हालांकि कमलनाथ की जरूर दूरी हमने देखी इस पूरे चुनाव प्रचार से, लेकिन अरुण यादव बुधनी में प्रचार करे। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो बीजेपी अपने संगठन की बात करता है, और हाल ही में जो कांग्रेस की घोषित कार्यकारिणी है उस दौरान जीतू पटवारी बैठक में भावुक होते हैं, बड़े नेताओं से सहयोग मांगते हैं। तो बड़े नेताओं का कितना सहयोग रहा वो इस चुनाव में दिख जाएगा, और जब रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे तो वापस पता लग जाएगा कि किसका संगठन वापस से मजबूती के साथ और जो है वो बिल्कुल जीत कर आ नतीजे रहा तो है। आ जाने ही है। और अमृताज जी आप नजरें बना रखिएगा, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशनी जी देखिए, हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर तो बहुत बात कर ली, महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आ जाने हैं, और झारखंड में मैं जो देख पा रही हूँ कि एनडीए 29 सीटों पर आगे चल रही है, वही इंडिया की बात की जाए तो 50 पर। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन? देखिए आप पूरे देश में लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई लड़ते रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उन्होंने हर गरीब तबके से मिलने का प्रयास किया है, किसान, महिला, उनके दर्द को जानने का प्रयास किया है, और लगातार कांग्रेस ये करती रहेगी, क्योंकि ना तो हम परिणामों के माध्यम से अपने संघर्ष की चुनौती को स्वीकारते हुए हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हम कभी जो है अभिमान और गुरूर में नहीं जाते। यही कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने
इस चीज को जिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि उस महात्मा महात्मा गांधी जी के हम सत्य को ध्यान में रखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जलती हुई ज्वाला को ध्यान में रखते हैं, और इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के त्याग को भी ध्यान में रखते हुए बस कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का मजबूती के साथ ये दृढ़ संकल्प है कि हमें हर समय गरीब, किसान, महिला पे हो रहे अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी की मांग को और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की ही बात करनी है। क्योंकि आज देश का युवा बेरोजगारी के आलम में बिल्कुल मतलब परेशान है, हताश है। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि अभी कितना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ, और वहां पे भी जिस तरीके से वोटिंग हुई, किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, महिलाओं पे प्रशासन बंदूकें तान दे रहा है। तो मैं तो यही मानूंगी कि पूरी देश की जनता इंडिया गठबंधन को अगर जीत के रूप में जो ताज देती है, तो उसको स्वीकारते हुए हमने जो वादे किए हैं, महिलाओं के प्रति जो वादे किए हैं, किसानों के लिए जो वादे किए हैं, युवाओं के साथ न्याय की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ खड़ी रहेगी। पर हम किसी अभिमान या गुरूर में नहीं जाएंगे, उसको तसल्ली के साथ स्वीकारते हुए फिर अपने संघर्ष की गाथा को गढ़ने में पूरा कांग्रेस परिवार लग जाएगा। और ये आज मेहनत दिख रही है राहुल गांधी जी की और तमाम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन पर चल करके जो जमीनी हकीकत को टटोला है। क्योंकि आप देखिए वही महाराष्ट्र में इनके ही ये जो कहते हैं कि हम पे आरोप लगाए जाते हैं, इसी मध्य प्रदेश में इंदौर में किस तरीके से हमारे प्रत्याशी को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा के लेके और किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना से चलिए परेशान इस किया पर भी था, बात तो करेंगे दक्षिण मध्य रोशनी जी। प्रदेश में आंकड़ों देखा था। पर जरा और वहीं योगेश जी राहुल से भी जी मैं जो प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। योगेश जी, झारखंड में एनडीए 29 और इंडिया 50। देखिए ऋतु जी, अभी 12 बजे के बाद निश्चित रूप से ये परिणाम परिवर्तित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं स्पष्ट रूप से। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अंतर्गत जो चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में लड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां की जनता का जनादेश हमको प्राप्त होगा। और रोशनी जी कमोवेश हर विषय पर वो 2-3 रटे रटाए जुमले छोड़ रही है। इतनी देर से मैं सुन रहा हूं। पहला, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार से ओतप्रोत प्रत्याशी हैं, इनके बुधनी में वो राजकुमार पटेल स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। यौन उत्पीड़न की बात करने वाली रोशनी जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उमंग सिंघार जी, यौन उत्पीड़न के मामले में उनके ऊपर 2.5 से 3 साल केस चला। उनके बंगले पर एक महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाते हुए आत्महत्या योगेश जी, करी। आप नेताओं के तो उस पर अपने मत जाइए, अपने क्योंकि आपकी गिरेबान लिस्ट में बहुत लंबी है। कांग्रेस पार्टी को झांकना आपकी चाहिए। लिस्ट बहुत वही लंबी यूथ है, इन सब पर मत जाइए। चुनाव की बात करिए और प्रदेश के की बेहतर देखिए, स्थिति की एक बात मिनट, मैं आपके करिए। बीच में नहीं अगर बोला था आपके रोशनी नेताओं जी। को रोशनी जी, लिस्ट रोशनी जी, बनानी मैं है, आपसे भी जवाब लूंगी, उनको बात पूरी करने दीजिए, आपको भी मैं वक्त दूंगी। देखिए, आप बौखलाइए मत रोशनी जी, क्योंकि जब आपके ऊपर उंगलियां उठती है ना, आपसे तात्पर्य आपकी पार्टी के ऊपर, तो आप लोग इसी प्रकार बौखला जाते हैं, तथ्यात्मक प्रमाण लेके बैठते नहीं है। एक तो खाली वही रटे रटाए जुमलों के माध्यम से पूरा समय जाया करते हैं चैनलों का। अगर मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं, कोई गलत बात करूं, तो आप मेरे खिलाफ आरोप लगाइए और FIR दर्ज कराइए। उमंग सिंघार जी के बंगले पर क्या महिला ने यौन उत्पीड़न के संदर्भ में आत्महत्या नहीं करी थी? यूथ कांग्रेस की जो एक महासचिव थी अंकिता दत्ता, उन्होंने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवासन के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। बावजूद इसके वो असम के एक कैबिनेट मिनिस्टर की बिटिया रही हैं, और उनके आरोपों के बावजूद लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अपितु उस अंकिता दत्ता को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। संदेश खाली के योगेश मामले जी, में वक्त कांग्रेस हमारे के पास ऊपर थोड़ा टेकिंग- सा कम है। रोशनी जी भी जवाब देना चाह रही है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, वक्त कम है क्योंकि योगेश जी माफ कीजिएगा, वक्त कम है। रोशनी जी से जवाब ले लेते हैं। रोशनी जी, तो रटे रटाए केवल एक ही गुणगान ये लोग जो गाया करते हैं। अगर इनके पास 20 से 25 सालों की सरकार सत्ता रही है, तो विकास के मुद्दों पे चैलेंज के साथ बात करना चाहिए। और ये रटा रटाया ज्ञान जो है टेलीविजन पे आंकड़े के साथ झूठे आंकड़े पेश करते रहते, जरा इनको शर्म करनी चाहिए। ये भूल जाते हैं क्या सेंगर
को भूल जाते हैं, टैनी को भूल जाते हैं, हथरक्षा कांड भूल जाते हैं, प्रज्वल रवन्नी को भूल जाते हैं। अरे शर्म करो, तुम्हारे प्रधान से थपथपाते हैं। तो चलिए बहस नहीं करते यहाँ पर। योगेश जी, रोशनी जी, दोनों को यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। तो देखिए, रुझान आ रहे हैं और आप दोनों ही पार्टियों की बात की जाए, दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को लेकर आश्वस्त हैं कि जीत यहाँ पर हासिल होगी। हालांकि हमारी सहयोगी अमृतांशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि अभी हमें शायद थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है, जब नतीजे साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।